हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए पर्यावरण, हिंदी और मनोविज्ञान यानी कि आपका इन्वायरमेंट, हिंदी और सीडीपी तीनों का मिक्स पेडागोजी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये आपका महा मैराथन बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे सीटेट एग्जाम के लिए, ठीक है। और मैंने जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आपका टारगेट रखा है वो रखा है 105 यानी कि 105 प्लस। दोस्तों, 105 प्लस अचीव कराना ही मेरी गारंटी है, लेकिन वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना आपकी गारंटी है, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को आपने क्वेश्चन देखा, जैसे ही एक क्वेश्चन देखा फटाक से उसका आंसर देखा, आगे बढ़ गए। मतलब मेरी बात के लिए सुनना ही नहीं है आपके लिए, तभी आप कंफ्यूज होते हैं हमेशा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको एक क्वेश्चन दिखता है ना, तो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन मैं आपके लिए बना कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस दोस्तों होते हैं और उन ऑप्शंस को मैं जब क्लियर कराता हूँ तो वहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आपने बस एक क्वेश्चन देखा और आगे बढ़ गए, एक क्वेश्चन देखा आगे बढ़ गए, उससे सिर्फ आपका एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। लेकिन मेरी बात सुनोगे तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा। समझ रहे ना आप। अब दोस्तों, सबसे पहले ये बताइए कि आवाज़ वगैरह अगर ठीक आ रही हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहूँगा मैं बीच में कमेंट नहीं पढ़ता किसी के भी, ठीक है। मैं कमेंट नहीं पढ़ता, जो भी होता है मैं उसको सीधे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देता हूँ, आपको मैसेज कर देता हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कंसंट्रेट के साथ देखिए, आपसे रिक्वेस्ट एक ही है कि कंसंट्रेट के साथ देखिए, क्योंकि जब कंसंट्रेट के साथ देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो कैसी हों, सरल भाषा में हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से संबंधित हो या फिर पाठ पर बिल्कुल भी आधारित ना हो। दोस्तों, राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या हो सकता है। तो दोस्तों, राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए। क्या पाठ में सिर्फ सरल भाषा होनी चाहिए? बिल्कुल गलत। कठिन कौन पढ़ेगा भाइयों, कठिन भी तो पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, केवल पाठ से ही संबंधित हो, ये हो सकता है सी वाला, बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल पाठ से संबंधित होंगे। एनसीएफ ने क्या कहा है कि दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, पाठ से अलग हटके, यानी कि जो पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान है उससे अलग हटके जो बाहरी वातावरण है उससे भी बच्चे को जोड़ना चाहिए। पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, ये भी गलत हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट है। अब दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों, आपके कमेंट देख के अच्छा लगता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शिक्षण में बालक के मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, आपको बताना है। किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना या फिर अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। दोस्तों, राइट आंसर फटाफट से कमेंट कर दीजिए। सभी भाई बहन जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों, क्या होता है, आप लोग कमेंट नहीं करते। कमेंट कीजिए, अपने होने का प्रमाण दीजिए। समझ रहे हैं ना आप लोग। जल्दी से दोस्तों राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताएं। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर किसी विषय पर चर्चा करना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा है दोस्तों, ठीक है। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सुनना और आएगा दोस्तों, सुनना, ठीक है। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना बिल्कुल सही है। बच्चों प्रश्नों के उत्तर पूछना बच्चों से, क्या ये हो सकता है, तो आप कहोगे हो सकता है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। और अपनी बात कहने का बच्चों को पूरा मौका देना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन ये जो है मोस्ट सुटेबल नहीं है, सबसे कम दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए प्रश्नों के उत्तर पूछना दोस्तों, हालांकि ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मौखिक कौशल की। तो जहां पर मौखिक कौशल की बात करेंगे तो आप ध्यान रखिए, प्रश्नों के उत्तर पूछना सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान सुनना क्या है दोस्तों, पूर्ण रूप से होता है या फिर आंशिक रूप से होता है या फिर होता ही नहीं है। तो सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान सुनना जरूरी होता है दोस्तों, बताइए। तो आप कहोगे क्या पूर्ण रूप से जरूरी होता है, तो हो सकता है दोस्तों, हो सकता है, लेकिन हम आगे देखते हैं, आगे अगला देखते हैं। होता है तो भैया ये तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए पूर्ण रूप से होता है, ध्यान रखिए पूर्ण रूप से होता है। मातृभाषा सीखने में
भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान सुनना पूर्ण रूप से जरूरी होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। जो सत्य है वो आपको बताना है दोस्तों। आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं सीखे जाते। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को आप प्रभावित नहीं करते। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, ये नेगेटिव पॉइंट है, कट गया पहले ही काट दिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में से जो गलत ऑप्शन है उनको काटना सीखिए, पेडागोजी के क्वेश्चंस अगर करना है तो। सबसे सिंपल तरीका यही है कि जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें से जो गलत ऑप्शन है उनको हटाना सीखिए। आपका राइट आंसर अपने आप से फटाक से निकल के आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों कोई भी दिक्कत हो फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर मिलेगा, समझ रहे ना आप, आपकी प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, तो आंसर दोस्तों इसकी बात की जाए तो आंसर आप कहोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। कैसे, तो भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, ये ध्यान रखिए। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, ये एक साथ सीखे जाते हैं लेकिन एक क्रम से होते हैं। तो आप कहोगे कि क्रम से नहीं होते हैं। क्रम से हालांकि होते हैं लेकिन हर बच्चा उस क्रम से सीख सकता है, तो आप कहोगे नहीं। पहले बच्चा सुनता है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे सुनने से ज़्यादा फोकस करते हैं लिखने पर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखने से ज़्यादा, यहाँ पर एक सेकेंड रुकिए दोस्तों, इसमें हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि सभी बच्चों की जो कैपेसिटी होती है वो एक जैसी नहीं होती, इसीलिए भाषाई कौशल एक साथ तो सीखे जाते हैं, एक साथ सीखे जाते हैं लेकिन क्रम से नहीं सीखे जाते। तो यही आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि ऊपर वाला जो मैंने अभी आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था, आपको लग रहा होगा कि ये वाला नहीं, राइट आंसर ये होना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन राइट आंसर यही है दोस्तों। क्यों, क्योंकि ध्यान रखिए ये 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2014 सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही माना गया है, इसको नहीं माना गया दोस्तों, ठीक है। हालांकि ये भी सही है, थर्ड वाला भी, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माना गया है, तो हमें इसी को मानना है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जहां पर आपको नहीं दिखाई दे वहां पर क्या करना है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपको अंडरलाइन कर लेनी है, ठीक है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही बात है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, बिल्कुल सही है। हमेशा बच्चा त्रुटियां थोड़ी ना करता रहता है। आपने बचपन में बहुत सारी त्रुटियां की होंगी, लेकिन अब भी उतनी त्रुटियां कर रहे हैं, तो आपको नहीं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। तो जब आप ध्यान रखिए, जब इस यहाँ पर अस्थायी की बात होगी, अस्थायी वाला सही है, तो ये तो ऑटोमेटिक ही गलत हो गया। और भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपका नहीं पूछा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं दोस्तों। कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, लिखित प्रश्न, पाठ देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से फटाफट से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए। आप सभी लोग जो है राइट आंसर कमेंट नहीं करते, अच्छा नहीं लगता दोस्तों। सभी लोग जितने भी भाई बहन लाइव देख रहे हैं ना, सभी लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, क्योंकि बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, ये एकदम से करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कठिन शब्दों का श्रुत लेखन से हम किसी का व्यापक आकलन करते समय उपर्युक्त नहीं मान सकते। लिखित प्रश्न पत्र के द्वारा ही उसी के आधार पर व्यापक आकलन कर सकें, ये भी गलत है। पाठ देखकर सुलेख लिखना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने के लिए किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बताइए दोस्तों, आतंकवाद पर आधारित निबंध पढ़ने के लिए कहना, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी पढ़ने के लिए कहना, या फिर पाठ्य पुस्तक
पढ़वाना या फिर औपचारिक पत्र पढ़वाना। दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट कीजिए आप सभी लोग। तो राइट आंसर मैं आपके लिए बता दूं, मैं आपको बताना चाहूँगा आतंकवाद पर निबंध अगर लिखवाएं तो उससे पठन क्षमता का विकास हो सकता है, नहीं। बाल साहित्य पढ़वाना चाहिए, बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तक से भी कुछ नहीं होगा, इससे भी कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों? चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, या फिर बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना। दोस्तों राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या हो सकता है? राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई बहनों, सभी लोग कमेंट करिए। हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कैसे दोस्तों? कि पहली और दूसरी कक्षा में करना है अगर बच्चों को कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य क्या नहीं हो सकता, तो याद रखोगे लेखन में परिपक्वता लाना, ये नहीं है। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो वो इसी प्रकार से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति। छोटे बच्चों को जब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, तब तक वो सीख ही नहीं सकते। नेक्स्ट है बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ये आपका नहीं होगा, तो ध्यान रखिए राइट आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है। स्थान देना जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि घर की भाषा कैसी होती है, सरल होती है क्या? बच्चे ने अभी पूर्णता सीखी नहीं है, बच्चों की भाषाई पूंजी है, या फिर मानक स्वरूप में होती है। राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, सभी भाई बहन राइट आंसर जल्दी कमेंट करिए दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो सकता है? क्या सरल होती है इसीलिए हम यूज करते हैं? बिल्कुल गलत। क्या कठिन होती तब नहीं यूज करते, तब भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चे ने अभी पूर्णता सीखी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट है एकदम से, ठीक है। बच्चे की भाषाई पूंजी है, ध्यान रखें एकदम से करेक्ट है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मानक स्वरूप में नहीं होती, क्योंकि उसमें ना कोई व्याकरण पाया जाता है, ना ही किसी प्रकार का रस छंद अलंकार, किसी भी तरीके का कोई भी मानक स्वरूप नहीं पाया जाता है, तो ये नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हिंदी पेडागोजी का, फिर हम शुरू करते हैं ईबीएस, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है। गृह कार्य का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों, बताइए राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए, क्या हो सकता है? सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को गृह कार्य में व्यस्त रखना, या फिर बच्चों से कॉपियां भरवाना, क्या हो सकता है? राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों क्या सीखने को विस्तार देना हो सकता है? तो आपका वो हो सकता है। नेक्स्ट, अभिभावकों को प्रसन्न करना, केवल प्रसन्न करने के लिए गृह कार्य देते हैं, बिल्कुल गलत, निगेटिव पॉइंट है। बच्चों को गृह कार्य में व्यस्त रखना, नेगेटिव पॉइंट। कॉपियां भरवाना, निगेटिव पॉइंट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस। ईवीएस में दोस्तों हमारा आता है फर्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेशन को करेंगे, ठीक है, बहुत ही मजेदार तरीके से। अब हम बात करते हैं सॉरी दोस्तों, कांसा जिसे ब्रॉन्ज बोलते हैं, दो धातुओं का मिश्रण होता है। ये कौन सी दो धातुएं होती हैं? ये दो धातुएं कौन सी होती हैं दोस्तों? क्या तांबा और जस्ता होता है, तांबा और टीन होता है, तांबा और लोहा होता है, एल्यूमिनियम और टीन होता है? दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए, कांसा जो है वो आपका दो धातुओं का मिश्रण है, और ये आपकी दो धातुएं कौन सी होती हैं? तो आप याद रखोगे, ये आपकी तांबा और टीन होती हैं। तांबा और टीन आपकी दो धातुएं होती हैं जिनसे मिलकर कांसा बनता है। और इसी तरीके से पीतल भी पूछा जाता है, तांबा भी पूछा है, मतलब कई सारे आपसे पूछे जाएंगे कि ये धातु किससे बनी है, ये धातु किससे बनी है, बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। तो आज आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पर आई बटन पे मैंने वीडियो लगाई हुई है, जिस पर ट्रिक के माध्यम से आपको सभी जो धातुएं ना उनको बताया गया है कि कौन सी किससे बनती है, एक ट्रिक के माध्यम से, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ आई बटन पर जाइए और आपको यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों वीडियो वाली, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। दोस्तों बताइए क्या हो सकता है? क्या उबालकर, गूंथकर और भूनकर होता है? तो आप कहेंगे उबालकर तो होता है, भूनकर भी होता है, लेकिन गूंथकर नहीं होता। क्या गूंथकर खाना पकाया जाता है? नहीं, खाना बनाने की प्रक्रिया का अंग होता है, लेकिन खाना पकाया नहीं जाता, ध्यान रखेंगे। सेंक कर, उबालकर, बेलकर,
क्या दोस्तों सेक कर होता है? बिल्कुल सही है। उबाल कर होता है लेकिन बेल कर नहीं होता, ध्यान रखिए। सॉरी दोस्तों। अब दोस्तों तलकर होता है? बिल्कुल होता है। भून कर भी होता है लेकिन भिगो कर नहीं होता, तो ध्यान रखिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि सेक कर भी बना सकते हैं खाना। आप बनाते हो, पकाते हो तो सेक कर भी पकाते हो। बहनें तो हमारी भली भांति जानती हैं चीज़, ठीक है। उनका तो गलत होना ही नहीं चाहिए, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तलकर बिल्कुल सही है, बनाया जाता है, और भूनकर भी बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी भाई बहन जितने भी हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बताइए कि माउंट एवरेस्ट के बारे में कौन सा सही कथन है, ये आपको बताना है। यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। क्या ये सही हो सकता है? कमेंट कीजिए दोस्तों राइट आंसर फटाफट से, ठीक है। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। या फिर यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। दोस्तों राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, अच्छा लगा आपका कमेंट देखकर। आप सभी लोग कमेंट करते हैं एकदम से, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मैं आपका जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में ही दूंगा, ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता आपका एक सेकंड भी वेस्ट हो, ठीक है। क्योंकि मैं समझता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ या फिर जब मैं पढ़ता था तब मुझे भी लगता था कि मेरा एक मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने आप से लेकर चलता हूँ ना, आपकी तुलना अपने आप से करता हूँ, इसीलिए ऐसा सोचता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई क्या है, तो 8,848 है दोस्तों। 8,848 मीटर है। कहीं कहीं पर आपको 8,850 मीटर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए। तो ये तो बहुत दूर हो जाएगा, 9,000 पहुँच गया, ये भी 9,000 पहुँच गया, तो ये दो ऑप्शन कट हो गए। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, क्या माउंट एवरेस्ट भारत में है? तो ध्यान रखिए माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तानी ओक है दोस्तों, आपने सुना भी होगा। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ के ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कमेंट करना है आपके लिए। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप राइट आंसर बताइए कि आबू धाबी, राजस्थान, रूस या ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आगे पीछे हो गए तो आप सही कर लीजिए उनके लिए, ठीक है। यहाँ पर इसको बी कर लीजिए, ये सी कर लीजिए, ये डी कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो आप ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जो रेगिस्तानी ओक है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसमें ये क्वालिटी होती है कि इसकी जो जड़ें होती हैं ना, वो इस पेड़ की जितनी ऊंचाई होगी उसके 30 गुना नीचे जमीन में चली जाती हैं और जहाँ तक पानी नहीं मिलता तब तक नीचे जाती ही रहती हैं दोस्तों। ये क्वालिटी होती है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रेगिस्तानी ओक जो पेड़ होता है उसके तने से लोग पानी भी पीते हैं। उसके तने में छेद करके लोग पानी भी निकाल लेते हैं, वहाँ से पानी भी पीते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, ठीक है। और खेजड़ी वृक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी बताएंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे बढ़िया अवधि कौन सी है दोस्तों? सबसे बढ़िया समय कौन सा होता है? तो जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या फिर अक्टूबर से दिसंबर। कौन सा समय एकदम से बेस्ट होता है दोस्तों? कमेंट कीजिए जल्दी से अपना राइट आंसर। तो दोस्तों ध्यान रखिए, आपका जो राइट आंसर है ना, आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? तो ध्यान रखिए राइट आंसर अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे बढ़िया समय होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो कौन सा सही कथन को आपको चुनना है। यहाँ पर प्रश्न आप सभी देख लीजिए पहले, उसके बाद में ऑप्शन देखेंगे।
हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन आपको बताना है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग इसे पीते हैं, पाइप से इसे पीते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, लोग इसे पाइप से पीते हैं। दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। आप सभी लोग जो है राइट आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है, आप सभी लोग फटाफट से कमेंट करें तो ज़्यादा ही बेटर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, फटाफट। एक सेकेंड रुकिए दोस्तों, एक सेकेंड रुकिए। हाँ दोस्तों, अब आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो था, थोड़ा सा स्लाइड को छोटा कर देते हैं जिससे आपको क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों साथ साथ दिख जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, राइट आंसर आपने कमेंट कर दिया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप ध्यान रखिए खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन सा कथन एकदम से सही है। तो यहाँ पर याद रखेंगे यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। एकदम से क्या है दोस्तों, सही है, तो आप कहोगे बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, तो आप कहोगे बिल्कुल सही है, रेगिस्तान में तो वैसे ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात बची। बात क्या बची, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो क्या ये हो सकता है? और नेक्स्ट है, यह अपने तले में जल एकत्र करता है और लोग इसे पीते हैं पाइप डालकर। दोस्तों क्या हो सकता है, अब मैंने आपको अभी एक बता दिया था इससे पहले ही, अगर आपने पढ़ा होगा ना थोड़ा सा तो आप समझ गए होंगे, तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों। तो ध्यान रखिए यहाँ पर ये किसकी क्वालिटी थी, ये ओक की क्वालिटी थी, रेगिस्तानी ओक की, जो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लेकिन ये आपका सही है दोस्तों, ठीक है ना। राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर यही होगा दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर यही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है दोस्तों। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है, या फिर 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, या फिर हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। दोस्तों कौन सा कथन सही है दोस्तों, आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए आप अपना राइट आंसर। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है, आप फटाफट से कमेंट करें तो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, तो आप याद रखोगे हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम पसंद करता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, करता है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो भार होता है, 3 महीने के हाथी के जो बच्चे का भार होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो आपका क्या होता है, तो आपका 2 क्विंटल होता है क्या, 2 क्विंटल होता है क्या, तो आप कहोगे हो सकता है। क्या सही है, देखेंगे आगे। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खाता है, बिल्कुल सही है। हाथी जो है दिन में 8 से 10 घंटे सोता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये गलत है दोस्तों, 2 क्विंटल नहीं होता है, ध्यान रखेंगे इसके लिए, ध्यान रखेंगे दोस्तों इसके लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड रुकिए, हमें यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। 1 मिनट रुकिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक लग रहा है हमें। ठीक है, मिस्टेक है, हाँ दोस्तों ठीक है दोस्तों। वो तो ऐसा लग रहा था कि हमने पिछला क्वेश्चन आपको गलत बता दिया, ऐसा हमें फील हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, हम आपको गलत बताएंगे नहीं, कभी आपको गलत नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन हमने फिर से इसीलिए हमें लगा तो हमने उसको चेक कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि नीचे दिया गया पैराग्राफ ध्यान से पढ़िए, जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट
ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर के अंदर भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव कहाँ होना चाहिए, ये दोस्तों आप बताइए। आप बताइए ये गांव कहाँ होना चाहिए दोस्तों, फटाफट से बताइए। क्या असम में होना चाहिए, या फिर आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, कहाँ होना चाहिए? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो इन सब में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इन बारिश असम में ही होती है, इसीलिए असम इज राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, असम में जो घर होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। लकड़ी के जो बांस के खंभे होते हैं उनको ऊपर बनाए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। यह लिपि किस पर आधारित होती है दोस्तों, यह आपको बताना है। क्या 4 बिंदुओं पर आधारित होती है, 8 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, या फिर 10 बिंदुओं पर? तो ध्यान रखेंगे, यह जो है आपका, वो आपका 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, जो आपका जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनके लिए अच्छी होती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो ब्रेल लिपि होती है ना, उसका विकास किसने किया? तो आप कहोगे लुईस ब्रेल ने किया था दोस्तों। किसने? लुईस ब्रेल ने किया था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 10 गुना तेजी से देख सकते हैं, यह पक्षी कौन से हो सकते हैं? क्या कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, या फिर पाखता कौवा, मोर? आप भली भांति जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि चील, बाज और जो गिद्ध होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत, उनकी जो नज़र होती है ना, बहुत पैनी होती है, बहुत तेज होती है, ठीक है। और ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे जो है अपनी गर्दन के लिए कौन घुमा लेता है पूरी गर्दन के लिए? तो आप ध्यान रखेंगे उल्लू। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि झटके से गर्दन कौन घुमाता है? तो आप ध्यान रखेंगे मैना। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है दोस्तों पक्षियों से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आता है हमारा सीडीपी का पोर्शन, यानी कि आपका जो मनोविज्ञान है उसका पोर्शन आता है, सीडीपी पेडागोजी का। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ से बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये तो राइट आंसर सभी बच्चा जानता है। इसके लिए बच्चा इसका राइट आंसर जानता है, अल्फ्रेड विने। अल्फ्रेड विने क्या थे? इन्होंने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किया था, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि बुद्धि का दूसरा परीक्षण किसने किया, बुद्धि का दूसरा परीक्षण किसने किया? ऑप्शन मैं आपके लिए दे देता हूँ, स्टर्न ने किया या फिर टर्मन ने किया? आप इसमें से बताइए दोस्तों, कमेंट करके सभी लोग फटाफट से कमेंट कीजिए, ठीक है। सभी लोग फटाफट से कमेंट कीजिए। और एक चीज़ आप और ध्यान रखिए, जो अल्फ्रेड विने थे उन्होंने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत भी दिया था, ठीक है। स्पीयरमैन की बात करते हैं दोस्तों, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दिया था, ठीक है, बुद्धि का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है। एक मिनट, हाँ दोस्तों, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है दोस्तों? क्या करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, बताइए। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए अगर एक बार में समझ में नहीं आता। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए, लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तब तक आप ऑप्शन को टिक मत लगाइए। इतनी मेरी बात जरूर मान लीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बढ़िया, एकदम से मस्त। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, एक शिक्षक जो है वो कक्षा के कार्य को एकत्र करता है कि कक्षा में किस प्रकार से कार्य किया गया, उसके बाद उसको पढ़ता है और उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए समायोजित करता है। तो उसमें क्या करने का प्रयास कर रहा है? क्या वो सीखने के लिए आकलन कर रहा है, सीखने के लिए आकलन, या फिर सीखने के समय आकलन, या फिर सीखने का आकलन? दोस्तों बड़ी कन्फ्यूजन है, ये क्वेश्चन तो कन्फ्यूजन से भरा हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और यहाँ इसको ध्यान भी रखिए कि सीखने के लिए आकलन किया जा रहा है, सीखने के लिए आकलन किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे जो सीख रहे हैं उसका आकलन किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों गला सूखने लगा, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आपका पूरा कराकर उसके बाद ही हटेंगे हम, ठीक है।
क्योंकि आपकी सफलता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सफलता चाहिए हमें, ठीक है ना। आप जितनी मेहनत हमसे करवाना चाहें करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके लिए दिन रात, आप 24 घंटे बताएं, हम आपको 24 घंटे तैयारी कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप बस बने रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपका क्लियर चाहिए एग्ज़ाम, ठीक है। अब बात करते हैं कक्ष में जेंडर जिसे लिंग कहते हैं विभेद कारण बन सकता है। किसका कारण बन सकता है? शिक्षार्थियों के ह्रास उन्मुख प्रयासों एवं निष्पादन का, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों एवं निष्पादन का कारण बन सकता है, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, या फिर शिक्षार्थियों के निष्पादन के प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों क्या हो सकता है राइट आंसर? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम लिंग विभेद कर रहे हैं, जेंडर पक्षपात कर रहे हैं, तो दोस्तों ये क्या है? तो ध्यान रखेंगे, क्या शिक्षार्थियों को निष्पादन प्रभावित नहीं करता? करता है दोस्तों, 100% करता है। इसमें महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों द्वारा अधिक किया जाता है। इसमें भी क्या किया जा रहा है? पक्षपात किया जा रहा है। एक को ज़्यादा बताया जा रहा है, एक को कम बताया जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थियों के ह्रास उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का ये कारण बन सकता है। दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि संबंधी। दोस्तों अगर मैं किसी के नाम नहीं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके जो कमेंट है उनको पढ़ नहीं रहा हूँ। आपके सभी कमेंट पढ़ रहा हूँ और आपका कमेंट का आंसर भी दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही आंसर दूंगा, इसका आप ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से आपका कराना है। नेक्स्ट, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ध्वनि संबंधी जो जागरूकता है वो सही धारा प्रवाह बोलने से हो सकती है। तो बताइए दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है? तो आप कहोगे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मोस्ट सुइटेबल देखना पड़ेगा हमें। तो जानना समझना लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्वनि संबंधी जागरूकता से इसका कोई संबंध नहीं है, और ध्वनि से किसी भी व्याकरण का भी कोई नियम नहीं काम करता ध्वनि में, ठीक है। ध्वनि के लिए सीखने के लिए जो है किसी व्याकरण के नियम की जरूरत नहीं होती, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, यह बहुत जरूरी है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट सुइटेबल आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से, आनुवंशिकता एवं वातावरण से। राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए। तो इसका तो आप राइट आंसर भली भांति आप सभी लोग जानते होंगे, फटाफट से कमेंट कर दीजिए राइट आंसर क्या है। और अपने भाई बहन सभी के लिए एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि मैराथन क्लास चल रही है, बहुत लंबे समय तक चलेगी, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सभी लोग आकर लाभ जरूर उठाएं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो प्रकृति पोषण विवाद है वो आपका आनुवंशिकता एवं वातावरण, जिसे पर्यावरण भी बोलते हैं, तो उससे संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मानव विकास क्या है? गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, या फिर मात्रात्मक है? दोस्तों राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए। गला दोस्तों बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो कोई 1 मिनट रुकिए, थोड़ा देखते हैं, वाटर पीते हैं, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है? क्या गुणात्मक होता है मानव विकास? बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ठीक है। गुणों को थोड़ी ना मापा जाता है, ठीक है, मानव विकास में कुछ सीमा तक अमापनीय होता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ध्यान रखेंगे कि मापनीय होता है, मानव विकास को हम माप सकते हैं। मात्रात्मक होता है, बिल्कुल गलत है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है जो मानव विकास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो ना, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और उसके बाद में अपने भाइयों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, अपने भाइयों को, बहनों को, और अपने जो भी फ्रेंड्स हों उनको ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। यहाँ पर जब आपका सेशन ख़त्म हो उसके बाद, अभी नहीं दोस्तों, अभी आप पढ़िए अच्छे से, लेकिन जब सेशन ख़त्म हो जाए उसके बाद ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी बताना है दोस्तों। परिवार, इकोलैब, सार्वजनिक पुस्तकालय, या फिर स्वास्थ्य क्लब। दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है? फटाफट से कमेंट कीजिए आप सभी लोग।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दोस्तों। अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है आप सभी लोग कमेंट करते हैं तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय वो सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। आपका परिवार क्या है? सक्रिय एजेंसी है। इको लैब एकदम से सक्रिय एजेंसी है। स्वास्थ्य क्लब सक्रिय एजेंसी है। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय आपकी निष्क्रिय एजेंसी है, और इसमें निष्क्रिय पूछा है, इसीलिए आपका सार्वजनिक पुस्तकालय एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्पित होता है? दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्पित होता है? उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मकता की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, उतनी आवृत्ति से संगत और सुनिश्चित करना, या फिर जितना संभव परीक्षाओं का आयोजन करना। अब क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? आई होप इसमें जो है आप सभी लोग बड़े कंफ्यूज हो गए होंगे, सर इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो राइट आंसर मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, क्या बी हो सकता है या ए हो सकता है? तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ पर एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना क्या है? संज्ञानात्मक विकास में के द्वारा समर्पित होता है, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, गलत हो जाएगा। सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर ध्यान देना बिल्कुल गलत है। सहयोग बहुत जरूरी है, ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल परीक्षाओं के द्वारा ही संज्ञानात्मक विकास का विकास नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। तो यही भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी या चाक्षुष? दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है? फटाफट से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए अपना राइट आंसर। सीखने की शैली का एक उदाहरण कौन सा हो सकता है? क्या संग्रहण हो सकता है, या तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी या चाक्षुष क्या हो सकता है? तो ध्यान रखिए, चाक्षुष इसका राइट आंसर है। चाक्षुष इसका राइट आंसर है कि सीखने की शैली का एक उदाहरण चाक्षुष है, ध्यान रखेंगे इसके लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरणाएं प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। क्या भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी या फिर प्रभावी? दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि भावात्मक प्रेरणाएं, जो भावात्मक प्रेरणाएं हैं वो अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं। ध्यान रखिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप जब तक ये नहीं कहेंगे कि सर अब टाइम बहुत होने लगा, तब तक हम आपको नहीं छोड़ने वाले हैं आज, ठीक है, क्योंकि सेशन बहुत लंबा और बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराने वाले हैं। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। क्या है? कैसी दिशा उपलब्ध कराता है? अध्यावसाय, संवेग, वचनबद्धता या फिर अभिप्रेरण? किस प्रकार की दशा उपलब्ध कराता है? दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो ध्यान रखिए, जो आंतरिक बल होता है ना, तो आंतरिक रूप से क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे हमें प्रेरित होना चाहिए, आंतरिक रूप से हमें प्रेरित होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए, इसीलिए अभिप्रेरण इज द राइट आंसर। वचनबद्धता से इसका कोई संबंध नहीं, संवेग से कोई संबंध नहीं, अध्यावसाय से कोई संबंध नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय? दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? सकारात्मक रूप से, ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे सहपाठियों से प्रतियोगिता क्या हो सकता है? क्या प्रतियोगिता करके ही बच्चा सीख सकता है? तो आपको गलत। इसका राइट आंसर मैं आपके लिए बता देता हूँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कैसे? कि वो सहपाठियों से प्रतियोगिता करके ही बच्चा नहीं सीखता। कई बार आपने देखा होगा बच्चा आंतरिक रूप से अगर प्रेरित है ना, तो उसे प्रतियोगिता का
कोई ज़रूरत ही नहीं है कि प्रतियोगिता के डर से ही वो सीखे, ऐसा नहीं है, ठीक है। माता पिता की ओर से दबाव गलत, एकदम से नेगेटिव पॉइंट है। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय नेगेटिव पॉइंट है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खाली जगह है ये, ठीक है, से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। किस प्रकार के प्रश्नों पर, ठीक है, समझ, सृजन, विश्लेषण या फिर स्मरण। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों क्वेश्चन नए हैं ना, अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो। वैसे मत कीजिए, लेकिन अगर अच्छा लगे तभी आप कीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ध्यान रखेंगे, सृजन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों, क्योंकि बच्चा जो है अगर प्रतिभाशाली है तो उसमें क्या होना चाहिए? सृजनात्मकता होनी चाहिए अच्छी, जो सोचने समझने की क्षमता होती है उसमें, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? बहुत टफ क्वेश्चन है दोस्तों। गतिक प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना या फिर याद करना। राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिएगा राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर होगा समानुभूति देना। जो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है वो आपका समानुभूति देना है दोस्तों। गतिक प्रक्रमण नहीं है, विचार करना नहीं है, याद करना नहीं है दोस्तों। आपने संवेग के बारे में तो पढ़ा ही होगा। संवेग किसने दिए थे? तो 14 संवेग दिए थे। किसने? मैकडूगल ने दिए थे दोस्तों। आप पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गणित से अधिगम, गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? याद करना, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण या फिर उपलब्धि परीक्षण। दोस्तों इसका राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा मैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो आप याद रखोगे निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, अधिगम निर्योग्यता का आकलन करने के लिए। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाला होगा, बीज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बीज राइट आंसर। इसका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है तो आप उसको ध्यान रखिए, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। वैसे तो मैं आपको बहुत लंबा सेशन कराने वाला था, लेकिन गले में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही तो मैंने सोचा बस इतना ही कराता हूँ, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दूसरी चीज़ और, आप बिल्कुल भी पढ़ाई में ढील मत डालिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 5 जुलाई को ही होना है, ठीक है। 5 जुलाई को एग्ज़ाम होना है आपका, वो हटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि नीट के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, और CBSE का जो एग्ज़ाम है बोर्ड का, उसकी भी डेट आ चुकी है। तो आपका भी एग्ज़ाम हटने वाला नहीं है दोस्तों, 5 जुलाई को होना है। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रवाह, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है कौन सा? गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण या फिर प्रतिभा। दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है? तो ध्यान रखिए, प्रतिभा, अपसारी चिंतन। क्या दोस्तों? अपसारी चिंतन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रवाह, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन अपसारी चिंतन के साथ संबंधित हैं। जो अपसारी चिंतन करने वाला बच्चा होगा उसमें प्रवाह, पूर्णता होगी, व्याख्या करने की क्षमता होगी, मौलिकता होगी और लचीलापन भी होगा। ये आप ध्यान रखेंगे किसमें? तो अपसारी चिंतन में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और अपने भाई बहन, दोस्तों को, मित्रों को, सबको शेयर कीजिए। अपने जितने भी आपके रिलेटिव्स हों जो सीटेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट 2020, उनको आप ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सीटेट शिक्षक भर्ती की, और यहाँ पर आपको 1% भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 100% आपको गारंटी देते हैं आपका सीटेट क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बस मस्त रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और दोस्तों पढ़ाई करते भी रहिए। तो ठीक है, बाय बाय।